नमस्कार, मैं वर्षा परकट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कांग्रेस जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पे और एक चल रहा है नक्सली दिमाग पार्टी। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन किया था उसमें उन्होंने ये शब्द यूज किया था कि हमने जंगल में जो नक्सलिज्म था या नक्सलिस्ट थे उसको तो खत्म करने में कामयाबी प्राप्त की, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जो होगी वो दिमागी नक्सलियों के खिलाफ। तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हरीश पंड्या सर। सर आपका बहुत स्वागत है फिर से। यस, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर ये क्या ट्रेंड बन गया है क्या कि किसी का मतलब जो सत्ताधारी है या फिर कोई बड़े पोजीशन पे है उन्होंने कुछ बोला और वो शब्द को पकड़ के सोशल मीडिया पे कुछ डालना और एक तरह से सब लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिमागी नक्सलिज्म के बारे में बात की तो इंस्टाग्राम पे पेज भी बन गया कि दिमागी नक्सली पार्टी करके। राइट। ये और सर हाँ सर। एक्चुअली ये होना ही था। हाँ, अभी क्या है, ये एक पॉलिटिकल ऑलरेडी ये सब चल रहा है। तो लोगों को जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला इश्यू हुआ और उसको इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में जो फीडबैक मिला तो वो ज्यादा एनर्जेटिक हो गए। उनको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं या कुछ भी हम बोल सकते हैं, राइट। और जब से करना ये तो उनका अधिकार है। तो जब से ये बात आई है तब से तो लोगों के हाथों में और मतलब दम आ गया है। yes. तो ये तो स्वाभाविक है। राइट सर। लेकिन दिमागी नक्सलिज्म या फिर हम इसको पहले अर्बन नक्सलिज्म कहते थे, तो कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है। तो अभी जो बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हमें लड़ना पड़ेगा दिमागी नक्सलिज्म के खिलाफ, तो सर इसका मतलब एक्चुअली क्या था उनका और ये चैलेंज को हम कैसे फेस कर सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं? या देखो, नरेंद्र मोदी है ना, खुद राजनीति के विद्यार्थी है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, इसलिए उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका क्या रिएक्शन आएगा। तो ये उन्होंने दिमागी नक्सली जो बोला है, तो उसका सीधा असर जो इंटेलेक्चुअल्स है उनके पर जाता है। जो इंटेलेक्चुअल्स है जो ऐसे कारनामे करते हैं और नक्सलिज्म पर उसका जो मतलब असर है, आपने जो वर्ड बोला वो इसे अर्बन नक्सलिज्म है, जो शहर में बैठे बैठे पूरा नक्सलवाद चला रहे हैं। yes. अब बात तो बहुत दूर तक जाती है। वैसे तो ये जब से कार्ल मार्क्स ने एक नई बात कर दी कि भाई जो काम कर रहा है उनका अधिकार का क्या। मुड़ीवाद वाले मुड़ी की बात कर रहे हैं और मुड़ी के वो पैसे कमा रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनका क्या अधिकार। तो उसके ऊपर उन्होंने तो पूरा मार्क्सवाद उस पर बन गया। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो राजनीति में बहुत बड़ी बात हो गई, उसको मानने वाले भी बहुत हो गए। कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी बात कह दी कि राजनीति में जो डाउन ट्रोडन है, समाज के एकदम निचले थर के जो लोग हैं, वो जब आएंगे तो राजनीति स्थिर होगी। और निचले थर से लोग आएंगे और वो भी अगर राज सत्ता में हासिल करेंगे तो राज सत्ता एकदम सामान्य होगी, सबको अपना अधिकार लगेगा और वो अधिकार स्थापित होगा तो राजतंत्र
फिर जरूरत ही नहीं है। उनका तो ऐसा क्या था कि तब राज्य भी बिखर जाना चाहिए। बात जो बोली गई ऐसी हुई नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मायावती ने जो पार्टी में ज्वाइन हुआ है, काशीराम जी ने जिसकी स्थापना की, बहुजन समाज पार्टी, अब उनकी परिकल्पना में जो बहुजन है उसमें यही सब है कि जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनका अब तक शोषित वर्ग है और उनकी उन्नति की खास जरूरत भी है, उन्होंने बहुत सहन भी किया हुआ है, तो उसकी वजह से उनको कुछ मतलब वो हासिल होना चाहिए। अब काशीराम जी तो वो नहीं देख पाए, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके मायावती जी जो प्रमुख बनी और उन्होंने हासिल भी किया, वो मुख्यमंत्री भी बनी और धीरे धीरे सत्ता में भाग बटाई भी की उन्होंने। तो समाज के शोषित वर्ग को लाभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा जो कार्ल मार्क्स ने बोला ऐसा हुआ नहीं। तो शोषित वर्ग तो शोषित ही रहा, जो सत्ता में बैठे उन्होंने भाग बटाई शुरू कर दी। यस, यही बात हुई है आगे जाके जब रशिया में यूएसएसआर बना तब की, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और तब लेनिन आए थे वहां। लेनिन ने सेम वही किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि क्रांति नहीं करेंगे तब तक तो ये कुछ होगा नहीं, क्रांति करनी पड़ेगी। तो क्रांति के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी, और वो हिंसा करेंगे तो धीरे 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 राज्य सत्ता होगी और राज्य अपने हाथ में आएगा। तो उन्होंने 1917 में वहां बोल्शेविक क्रांति के नाम पे वो पूरा किया है। अब वहां दो पंथ बन गए, एक बोल्शेविक और मेंशेविक। मेंशेविक भी ऐसे ही थे, लेकिन वो बाहर रह गए, तो उनका वो नामो निशान ना रहा, बस खाली नाम के रह गए। बोल्शेविक क्रांति से सब मिलके यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर की स्थापना हुई। तो ये बाद में लेनिनवाद हो गया। यस, लेनिन यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी भी बने और राज्य भी स्थापित हुआ, और धीरे धीरे वो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे आगे बढ़े। राइट। तो रशिया में वो बहुत सालों तक चला भी, और ऐसे मानो कि लोगों को लगा भी सही कि यही सही राजनीति है, यही राजनीति के डाउन ट्रोडन पीपल जो है ऑफ द कंट्री, उनको बेनिफिट मिलेंगे, वो सत्ता में आएंगे और उसमें इक्वालिटी आएगी। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब वही है कि कम्युन सिस्टम मतलब इक्वालिटी, सबको एक समान अधिकार मिले। राज्य में जो संपत्ति है वो सब राज की, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। तो राज्य खुद ये सब करेगा, हर एक को मेहनत करनी है, जो संपत्ति है वो राज की है, और राज्य सबको इक्वली बांटेगा। वो चाहे जमीन से कोई उत्पादन है या फैक्ट्री से कोई उत्पादन है या कुछ भी है, सबकी मालिकी भी राज्य की है, सबकी जरूरत भी राज की है। यस, नो बैंक अकाउंट, नो सेविंग। घर में भाई किसी को मतलब कोई चीज ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए मिल जाएगा आपको। और ऐसा शुरू में तो बहुत अच्छा लगा सबको, सालों तक वहां कोई चीज के भाव भी नहीं बढ़े, एकदम सस्ता लगता था। तो वो भी अच्छा लगा। जब गोर्बाचोव आए वहां और उन्होंने जब देखा कि राजनीति और सिद्धांत के रूप में ठीक है,
लेकिन इकोनॉमी तो खलास हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी ओर से एक छद्मवेश शुरू किया है। हर एक का छुपा पैसा है, न बैंक में, बस घर में रखा गया है। तो बचत करना, और ये सब जो ऊपर बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। इक्वालिटी नाम के नीचे वाले लोग सब ऐसे उसको फॉलो करते हैं। इसलिए जो गोर्बाचोव आए, गोर्बाचोव ने उस वक्त पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट वाली दो बातें ले आए। ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने माना और रिकंस्ट्रक्शन में भी उन्होंने किया। तो तब पता चला पूरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई। वही चीज आगे जाके चाइना में हुई। तो Yes. माओ जियांग जो थे उन्होंने भी सेम किया था, माओ जेडोंग। तो वहां माओवाद भी ऐसे ही चला। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अगर आप में सत्ता है, ये को सत्ता नहीं देंगे आपको, ये तो आपको शोषित ही रखेंगे। तो उन्होंने बोला पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो पावर तो बंदूक से आता है। हाथ में बंदूक लो, बंदूक उठाओ, हिंसा करो, क्रांति करो। वही लेनिन का ही रूप था, लेकिन ये थोड़ा और एग्रेसिव था। और माओ सक्सेसफुल भी हुए। हालांकि आगे जाके कुछ ही साल के बाद माओ के जो माओवाद की बात थी, वो माओ के जाने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन चाइना में पॉलिसी जो हुई, इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसमें देखने मिला, जो आज भी चल रहा है उसका। यस सर। तो यही माओ का माओवाद था, उसकी छाया में ही ये जो पनपा है वो है नक्सलवाद। जो बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी, हाँ। ये नक्सलबाड़ी में लोग इकट्ठे हुए। चारू मजमूदार को ये विचार आया, कानू सान्याल नाम के एक आदमी को उन्होंने साथ में लिया, और एक जंगल सांथाल करके भी थे जो बाद में उनसे अलग हो गए, जंगल सांथाल। और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेनिनिस्ट माओइस्ट, ऐसा, जो लेनिन और माओ दोनों का क्लबिंग है। तो वो अलग हो गया सीपीआईएमएल के नाम पे। यस। वो करते थे तो यही, जो नक्सलबाड़ी में था चारू मजमूदार और कानू सान्याल, वो ज्यादा एक्टिव बन गए। एक वक्त भी ऐसा था कि वहां शोषण था, शोषित लोग थे, खास करके जमीन के अधिकार के बारे में, जंगल के अधिकार के बारे में। मतलब जो ट्राइबल सालों से जंगल में रहते थे, उनको अपने अधिकार की बात समझाई गई। राइट। जो सालों से गांव में रहते थे, उनको जमीन के अधिकार की बात समझाई गई। आप जानती हो कि वो वक्त ही ऐसा था कि जब लोग ऐसे ही थे, समाज में जमींदार लोग थे जो 100 200 गांव पे अपना अधिकार जमाए रखे थे। उनका ही राज था, समझो। एक राजा था जो पूरे राज पे अपना नियंत्रण रखता था। यस। और कुछ राज के अंदर ही उनके बायत भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, जो जमींदार थे। वो पूरे जो इलाका है पूरा अपना, उसमें जमींदारी करते थे। मतलब जमीन पे से जो कुछ मिलता है उसमें अपना भाग। अब ये सब जानते हैं कि हर साल अच्छे नहीं जाते। बोलते हैं जब अधिक आता है तब या तो अधिक पानी गिरता है
क्या तो कम पानी गिरता है, क्या तो सूखा होता है, राइट, क्या तो अतिवृष्टि होती है। आज के लोग जो हमको अब ये समझाते हैं अल नीनो ला नीना की बातें, अल नीनो ला नीना आज का तो आता नहीं है, राइट। ये देखो सिद्धांत बाद में आए, प्रकृति का जो असर था वो तो था ही, तो हमने तो उसमें रखा ही है हमारे शास्त्रों में। कोई भी न्यूरल शास्त्र की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, मैं बोलता हूं आपने श्रीमद् भागवत कभी पढ़ा है? श्रीमद् भागवत पढ़ो, उसमें जो दशावतार की बात है वही है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन, वो मानव उत्क्रांति ही है। राइट। मैं तो मानव उत्क्रांति नहीं, वो तो सृष्टि की उत्क्रांति है। पूरी सृष्टि ऐसे ही बनी है, मत्स्य अवतार तो पानी में ही सब हुआ। बोलते हैं कि आज से लगभग 13 अरब साल पहले ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। उसमें से धीरे 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 ये पूरा ग्रह मंडल बना। वो ग्रह मंडल में एक ग्रह मंडल जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे उसमें पानी बना, पानी के बाद धीरे धीरे जमीन आई, राइट। और वो पानी में जो पहला जीव आया, राइट, तो Yes. वो जलचर है। उसमें से उभयजीवी आए, एम्फीबियंस, जो स्थल पे आए, राइट। Yes. तो हमने उसमें से मतलब जो मत्स्य अवतार था उसमें से कूर्म अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, वामन। राइट। तो फिर आदमी आया, अपनी सुरक्षा लिए वो मतलब चोटी एरिया में जहाँ पर्वत है उधर चला गया था, तो उसका कद ऐसा था। फिर आधुनिक संस्कृति की बात आती है तो परशुराम, राम, कृष्ण, ये सब उसकी बात है। तो सर अभी हमने देखा कि मोदी जी ने सिर्फ ये वर्ड यूज किया है कि नक्सली दिमाग, जो एंटी इंडिया काम करते हैं, कोई भी हो सकता है वैसे तो, बिना नाम लिए ही उन्होंने बोला था। लेकिन बहुत सारे लोग सामने आकर खुद बोल रहे हैं कि हम अर्बन नक्सल्स एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। पी चिदम्बरम का उसमें स्टेटमेंट है। फिर कौन वो राजदीप सरदेसाई की मिसेस घोष, टीएमसी की जो नेता है वो है। फिर और कोई टीएमसी के नेता है। ये सारे लोग खुद सामने आकर बता रहे हैं कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ नक्सली दिमाग। वही तो मैं वही बात कर रहा था, मतलब कि ये जो लोग हैं उनको ये सब मालूम नहीं है, लेकिन उनको पता है कि बस जैसे ये कॉकरोच वंदा वाली बात हुई ऐसे इनकी बात हो गई है। हाँ, तो वो लोग भी अब ऐसा कर रहे हैं। तो जो नक्सली थे उस वक्त, जो आक्रोश उनका था, जमीन पे अधिकार की बात थी, तो चलो वो तो मान सकते हैं हम कि हाँ वो जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट था, जो राज्य सत्ता प्रेरित माइंडसेट था, वो चेंज हो गया है। लेकिन अब जो शहर में आए हुए उनके पीछे, जैसे चारू मजमूदार थे, कानू सान्याल थे, उनको तो चलो उस वक्त तो एक बल मिल गया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को उकसा के हिंसा के मार्ग पे लाके एक आतंक फैला के, और राज सत्ता में जब आजादी के बाद भी अगर ये ऐसा हो सकता है तो ये तो गलत है, राइट। उसके सामने फिर एक रणवीर सेना बनी। रणवीर सेना वालों ने उनका सामना किया, राइट। फिर उन्होंने भी सामने शस्त्र लिए, तो अगर वो लोग आते हैं तो सामने उनको शस्त्र लगाओ, बस यही बात चली। और एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड में वर्चस्व भी होने लगा। तो बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया कि ये तो नहीं हो सकता भाई।
तो तब से वो तो बंद हो गया और धीरे 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 पूरा नक्सलवाद 18 राज्यों में फैला हुआ था। तो सरकार ये हेडेक बन गया। 2014 में जब मोदी आए तो उनको ये पूरा मामला हाथ में लेना पड़ा और जब से अमित शाह गृह मंत्री बने तो उन्होंने भी उसको एक टारगेट के तरह लिया कि हम उसको मतलब पूरा विनाशित करेंगे और नक्सलिज्म नहीं होना चाहिए और वो होके रहा। बात ये है कि वो तो चले गए, जो शहरों में बैठे हैं उनके दिमाग में ये सब आ गया। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, प्राध्यापक है, राइटर, या वो एक्टिविस्ट के नाम पे, एनजीओ के नाम पे वो ये अस्तित्व वो चला रहे थे। उनको क्या है, खुद के हाथ पर कुछ नहीं लेना है, खुद को कुछ नहीं करना है, दूसरों को उकसाना है। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाली बात भी देखो तो देख, अब उन्होंने बात किया कि ये कॉकरोचीज है कुछ, तो उसके नाम पे हो गया। सेम इन्होंने बोला दिमागी नक्सली, तो इन्होंने भी अब ये हाथ में ले लिया, एक पार्टी बना दी और अब एक साथ 1 लाख के लोग उसके सब्सक्राइबर हो गए। तब इनको भी लगा इसमें भी वजूद है, चलो तो जुड़ जाते हैं उसमें। तो वो प्रवाह में ये चिदम्बरम, सागरिका घोष और सब उसमें जुड़े हुए हैं। उनको भी लगा। अभी क्या है देखो, जन जो बोलते हैं कि मत मिल गया है बंगाल में और टीएमसी को वो जनमत के तौर पर बाहर निकाला है। सहन नहीं हो सकता, अभी अभी लोगों के सामने भी नहीं हो सकते ऐसे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अपना अस्तित्व कैसे टिका है, इसलिए ऐसे ही ये दूसरे कॉकरोच ही है समझो। अब उनको खास करके बंगाल में नक्सलिज्म की इम्पैक्ट ज्यादा है, खासकर ये दिमागी नक्सल। तो वो सब उसमें जुड़ गए हैं, वो सब उसमें जुड़े हैं। इन लोगों का ये की आधार है कि राज्य तंत्र को जनमत से तो हम नहीं हासिल कर सकते, तो वो राज्य तंत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो अभिजीत दीपके ने कल एक स्टेटमेंट किया कि हम इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल बनाएंगे। भाई इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल बनाना है तो आप पहले गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। इलेक्शन कमीशन क्या है बंधारण में पढ़ो, राइट, कि उसका जो ये भाग 16 है उसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 325 टू 329 में क्या है, राइट। और ऐसे इलेक्शन कमीशन के लिए क्या एक्ट बना हुआ है, कैसे उनकी कार्रवाई है, राइट। उनको ये तो सब मालूम नहीं है, न तो उन्होंने कुछ पढ़ा है। उनको तो ये जन समर्थन एक मिल गया है, तो उनको ऐसा है कि बस उनको लाइमलाइट में रहना है तो कुछ न कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा और एक ऐसी डिजाइन उसमें होती है, राइट। तो नरेंद्र मोदी ने क्या है, 15 अगस्त की अपनी स्पीच में ये जो लोग हैं ना, बराबर उसके ऊपर एक घा किया हुआ है, एक टारगेट किया हुआ है। मैंने बोला ना कि वो पॉलिटिकल साइंस के आदमी है, उसको पता है कि कहां करूंगा ये बोलूंगा तो चोट आएगी। तो ये जो चोट खाई है इन लोगों ने, इसके लिए ये सब अब अपने रिएक्शन के नाम पे बाहर आ रहे हैं। बात ये है।
राइट सर, राइट। सर, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि तीर निशाने पे लगाए और सब बाहर आ रहे हैं अपने अपने आप को दिमागी नक्सली कहते हुए, तो पता भी चल रहा है कौन कौन है इसमें, चाहे वो या अरुंधति रॉय क्यों ना हो, फिर चाहे शबाना आजमी क्यों ना हो, सारे या लोगों का नाम आ रहा है सामने। सर, हाँ बात ये नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्टूडेंट्स के सामने जाकर बात करते हैं आइडियोलॉजी जो उनकी है, जो फैलाने के लिए यूनिवर्सिटीज में। और अभी हाल ही में उमर खालिद के बुक के ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि वो कहीं पे जाके उन्होंने ये बात की। पूरा हाँ, या तो ये जो प्रयास करते हैं उसको कैसे सरकार रोक पाएगी? विद्यार्थियों के साथ जो वो बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में पनपते हैं ये लोग, तो कैसे इसको रोका जाएगा या रोक सकेंगे? क्योंकि वो कहाँ है कि हम अब उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। या नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो, ये सरकार के पास आईबी से इंफॉर्मेशन आती है, तो आईबी बता देता है कि इसमें क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ये जो लोग हैं वो कहाँ से क्या उनको बैकअप मिल रहा है, कहाँ से उनको फाइनेंस मिल रहा है और कैसे वो हो रहे हैं, राइट। तो वो जो कर रहे हैं उनको पता है कि इनके सामने अगर कोई पुलिस एक्शन या ऐसा कुछ लेने जाएंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे, और उनको ज्यादातर वो ऐसी कोर्ट में तो वो बोलेंगे कि भैया वो तो उनका अधिकार है, ये तो उनका विचार है। हमारी इतनी बड़ी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ये बच्चे किसी के कावे में आकर, चढ़ावे में आकर ये सब बोल रहे हैं, राइट। और सीजीआई बोल रहे हैं ये तो हमारा बच्चों का मामला है। हाँ, वो भी बोला। तो ये गलत है ना। how can you defend yourself? Better you don't speak about. If you can't defend yourself properly, you shouldn't speak about. यस। तो उन्होंने इनको तो साइडलाइन कर दिया, बात ये नहीं है, लेकिन इनके पीछे के जो लोग हैं इनको मालूम नहीं है कि क्या राजनीति चल रही है इसके पीछे। इसलिए उनको वैचारिक तौर पर ही जवाब देना पड़ेगा, वैचारिक तौर पर ही उनका सामना करना पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई यूनिवर्सिटी में जाएगी, लोगों में जाएगी, बच्चों में जाएगी। तो ये लोग जो है, जो क्रिएट करना चाहते हैं उसकी मूवमेंट को जो लोग नहीं मानते हैं वैचारिक तौर पे, जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति कटिबद्ध है, देश के लिए कटिबद्ध है, देश के जवानों के लिए कटिबद्ध है, जो मतलब ये जो उकसाने वाली बात करते हैं, तो वो अलग हो जाएंगे। यस, तो इनको ये विचारधारा से अलग करने के लिए ही मोदी ने ये चोट पे घा किया है, राइट। ताकि वो लोग बाहर आ जाए, जैसे बाहर आएंगे, जैसे अलग होते हैं, तो धीरे 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 उनका हिसाब होगा। यस। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई राजकीय अस्तित्व नहीं है, राइट, जो जनमत तो नहीं ले पाए हैं। ये मोदी को पता है उनके पास जनमत नहीं है। ये वैचारिक तौर पर लोगों को कोई ऐसे ही मतलब अलग अलग तरीके से उनको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, या तो उनको भ्रमित करना चाहते हैं। बच्चे भ्रमित होने वाले नहीं है, जनमत ऐसे थोड़ा मिलता है। तो जनमत ने तो उनको नकार दिया है, नहीं मिला है, उनका कोई सपोर्ट नहीं है। ये लोग खाली अखबारों के तौर पर चल रहे हैं, यस। प्रेस नोट के तौर पर, चैनल्स के तौर पर थोड़ा थोड़ा निवेदनबाजी करके चल रहे हैं। तो वो लंबा नहीं चलने वाला। बात ये है, यस, तो उनका यही जवाब होगा। राइट। धीरे धीरे ये फाइट लोगों के दिमागों में जाएगी। जो लोग हमारी धार्मिक आस्था, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी पूजा पद्धति, ये सबके साथ खिलवाड़ समझते हैं और कर रहे हैं रादर, तो उनको अलग करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र की एकता में नहीं मानते, या वो लोग
जो ये अफजल गुरु के वारिसदार बनने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लोगों का सपोर्ट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। या लेकिन खुद यस, और ये ज्यादातर तो अभी सोशल मीडिया पे ज्यादा दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, कैसे फॉलोअर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, और इसको सर बढ़ावा न्यूज चैनल्स वाले भी दे रहे हैं। मैंने अभी एक न्यूज चैनल में देखा, वो बता रहे थे बड़ा चढ़ा कर कि अरे वो दिमागी नक्सली एक प्लेटफॉर्म बन गया, देखो कितने सारे फॉलोअर्स हो गए। ये भी हो रहा है या सोशल मीडिया भी है ना, इनके Yes. पास क्या है, ये एक फंड मिलता है, जो ये फंड दे रहे हैं इनको, और वो फंड की वजह से ये लोग सोशल चैनल्स में भी चलते हैं। तो उधर से ऐसे उनको तो विषय चाहिए, तो विषय मिल गया, तो वो विषय को अब वो चगा रहे हैं, तो उसको मानने वाले लोग तो तुरंत उसमें जुड़ जाते हैं। तो अब न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाती है कि एक साथ उसको 1 लाख लोग मिल गए, 2 लाख लोग मिल गए, मतलब धीरे धीरे जैसा सीजेपी में हुआ ऐसा ही है। राइट सर। ये तो राजनीति हुई है ना, तो नरेंद्र मोदी उसका राजनीति में जवाब देंगे। राइट, उनका ही प्रॉब्लम होगा, वो ही विभाजित होंगे, वो ही अंदर अंदर झगड़ा करेंगे, और धीरे धीरे ये सब तमाशा लोग देखेंगे। उनको तो लगा कि ये तो बॉम्ब जल्दी फूट गया, कैप्सूल बनाई थी, लेकिन कैप्सूल जल्दी बिखर गई 2026 में ही। तो 2027 में उनको तो पंजाब में ये उसका उपयोग करना है, गुजरात में उसका उपयोग करना है, धीरे धीरे आगे जाके पूरे देश में उसका धीरे धीरे उपयोग होगा, तो 2029 में लाभ मिलेगा। तो ये जो उनकी डिजाइन है वो हमें जल्दी मालूम नहीं होती, राजनीति में जो पड़े हैं उनको तो अच्छी तरह मालूम हो जाती है। सर सर थैंक यू, आपने बताया कि क्या है एक्चुअली नक्सलिज्म, कहाँ से इसकी उपज हुई, और अभी जो बात की मोदी जी ने दिमागी नक्सल, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम।